दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे यूट्यूब में इस तरीके से उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को नहीं कवर किया गया है। और इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो को मैंने पूरा देखा है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका एक भी पॉइंट उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास से नहीं छूटने वाला है। दोस्तों नमस्कार। आप लोग और हम लोग ये लोग सभी कोई जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी से कट करके फिर बिहार एंड उड़ीसा बना, फिर बाद में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, फिर झारखंड को बिहार से अलग किया गया। लेकिन जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ शायद आपको पूरे इंटरनेट पे मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत आपको खोजना पड़ेगा, शायद किसी साइट पे मिले। जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपको पूरे यूट्यूब में शायद एक या दो वीडियोस पूरे यूट्यूब में होंगे जो कि ऐसा क्लेम करते होंगे, वो भी किसी सब टॉपिक में मतलब कुछ बता रहे होंगे और उसमें से उन्होंने ये बात कही होगी। केवल इस टॉपिक को बताने के लिए उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया होगा। तो पूरे यूट्यूब पे ये एकमात्र वीडियो है जो कि मैं आपको इसी टॉपिक के लिए बता रहा हूँ। आप और हम सभी इस बात से अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, कैसे है, ये हम लोग सभी कोई जानते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ये पता चला या फिर क्या आपने कभी किसी से पूछा या फिर क्या आपको कभी ये बात कहीं से पता चली कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है? दोस्तों, जिस तरीके से बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस को बंगाल प्रेसिडेंसी से काट कर अलग किया गया था, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी एक समय बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ आज का उत्तराखंड भी बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि इसमें कई देसी रियासतें थी जो कि अपना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। और जैसे कि इसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हैं, जैसे कि टिहरी गढ़वाल है, फिर आपका रामपुर है, बनारस वगैरह का क्षेत्र है, ये सब अपना इंडिपेंडेंट थी। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें अवध का क्षेत्र नहीं था। जो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बंगाल से काट कर अलग किया गया, इसमें अवध का क्षेत्र नहीं था। इसमें केवल और केवल अवध को छोड़कर और देसी रियासतों को छोड़कर, जो कि मैंने कहा कि देसी रियासतें जो थी वो अपना कंट्रोल खुद करती थी, लेकिन ब्रिटिश या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। तो इनडायरेक्ट रूप से आप कह सकते हैं कि अवध भी बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं था, उनकी अलग कैपिटल थी, सब कुछ अलग था। लेकिन जो सीडेड एंड कॉन्क्योर्ड टेरिटरीज थी इसके पहले 1805 में जो बनाई गई थी, वो पूरी की पूरी जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में ही वो आती थी। अब मैं बात करता हूँ कि फिर उत्तर प्रदेश को कब अलग किया गया। मतलब कि उत्तर प्रदेश जो आज का उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो मैं बोल रहा हूँ इसमें आप उत्तराखंड को भी मान कर चलें। मैं इसे उत्तर प्रदेश जो बोल रहा हूँ इसमें उत्तराखंड भी आप लोग मान कर चलें, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही थे। तो वो तारीख़ है 14 नवंबर 1834। आप लोग सभी को ध्यान से रखें, 18 नवंबर 1834 है, 14 नवंबर 1834 को एक अलग प्रेसिडेंसी बनाई गई। उसके पहले भारत में केवल 3 प्रेसिडेंसी हुई करती थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो चौथी प्रेसिडेंसी जो बनाई गई थी बंगाल प्रेसिडेंसी से काट कर अलग रूप में, वो थी आगरा प्रेसिडेंसी।
और आगरा प्रेसिडेंसी जो थी वो उसमें देसी रियासतें और अवध नहीं आया करते थे। फिर 1 जनवरी 1836 को इसी प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा को बदलकर नाम किया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और इसे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर डाल दिया गया। और 14 नवंबर 1834 से लेकर के 20 मार्च 1835 तक जो यहाँ के गवर्नर थे उनका नाम था सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकाल्फे। ये इनका नाम था, मतलब ये आगरा प्रेसिडेंसी के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और उसके बाद फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि 3 अप्रैल 1858 को अवध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर ले लिया गया। मतलब ऐसा नहीं कि उसके पहले अवध ब्रिटिश के अंदर नहीं था, इनडायरेक्ट रूप में था। ब्रिटिश सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करती थी अवध के अंदर, लेकिन अवध का जो शासन चलता था वो अछूता नहीं था, वो ब्रिटिश शासन के तालमेल से ही चलता था। लेकिन 3 अप्रैल 1858 को अवध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के अंदर ले लिया गया। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताने वाला हूँ, हालांकि मैं इसे फिर से एक सेपरेट वीडियो में भी बता दूंगा कभी। अजमेर, मेरवाड़ा और केकड़ी जो आज अजमेर वगैरह का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जिस समय आगरा प्रेसिडेंसी को बनाई गई थी उस समय कुछ समय के लिए अजमेर, मेरवाड़ा, केकड़ी भी आगरा प्रेसिडेंसी के अंडर में ही थी। मतलब अजमेर, मेरवाड़ा, धौलपुर, आपका भरतपुर वगैरह का जितना भी क्षेत्र है, मतलब आप एक तरीके से मान लें ब्रज का जो क्षेत्र है, वो सभी आगरा प्रेसिडेंसी के अंडर ही थी। मतलब 1834 में जब आप प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा बनाई गई, उसके पहले जो सीडेड एंड कॉन्क्यूर्ड टेरिटरीज थी तो प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा के अंडर ही से बनाया गया था। उसके बाद जो है क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1871 को इसे सेपरेट कमिश्नरशिप दे दिया गया, मतलब इसे अलग कर दिया गया। और उसके बाद 15 फरवरी 1877 को अवध को, आज का जो अवध है, इसे पूर्ण रूप से नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मिला दिया गया। मतलब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है आज का, मतलब आज तो उत्तर प्रदेश है, उस समय का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो था, जो एक तरीके से आगरा प्रेसिडेंसी था, उसी को बाद में बदल कर जब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बनाया गया, उसी में फिर अवध को मिला दिया गया। और 22 मार्च 1902 को इसी का नाम बदल कर दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। मतलब इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आगरा यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहा है, क्योंकि इसके पहले मुग़ल थे और मुग़ल का तो 2 ही बेस हुआ करता था। सबसे पहले आगरा और लाहौर, जो कि बाद में फिर दोनों जगह से चेंज करके दिल्ली बना दिया गया। और फिर उसे ही 3 जनवरी 1921 को, मतलब करीब करीब 19 साल के बाद, इसका नाम बदल कर किया गया यूनाइटेड प्रोविंस। सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस, आगरा एंड अवध दोनों हटा दिया गया, केवल यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया। और यहीं से 1921 के आसपास से ही लोग इन्हें शॉर्ट फॉर्म में यूनाइटेड प्रोविंस की जगह यूपी बोलना शुरू कर दिए। यू से यूनाइटेड प्रोविंस, पी से प्रोविंस, यू से यूनाइटेड, पी से प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी। 1 अप्रैल 1937 को इसको यूनाइटेड प्रोविंस के अंडर तक ही रखा गया, यूनाइटेड प्रोविंस ही था। और फिर बाद में आप सभी को पता है कि मतलब 1 अप्रैल 1937 तक की जो तारीख थी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो उस समय तक में इसका एक एक्रोनिम लोगों के दिमाग में बन गया था कि यूपी यूनाइटेड प्रोविंस तो अच्छा रहेगा कि इसे उत्तर प्रदेश कर दिया जाए।
लेकिन उस समय ऑफिशियल रूप से नहीं किया गया। लेकिन 1 अप्रैल 1946 को जब सेल्फ रूल ग्रांट किया गया यूनाइटेड प्रोविंस को, तब तक में लोग इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानने लगे। और उसके बाद फिर 15 अगस्त 1947 को तो आप लोगों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा बना। तो ये थी पूरी इतिहास उत्तर प्रदेश की, मध्यकालीन भारत से एक तरीके से आप बोलें कि अंतिम से शुरू होकर के आज के उत्तर प्रदेश तक। और उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से ही अलग किया गया था, लेकिन हाँ, इसमें अवध के क्षेत्रों को आप एक्सक्लूड करके माने, क्योंकि अवध को जब आगरा प्रेसिडेंसी बनी उसके बाद अवध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार अपने कंट्रोल में ली। और उसके बाद आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मिलाया गया, और उसके बाद फिर जो है इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस पड़ा। तो 15 फरवरी 1877 को अवध को, आज का जो अवध क्षेत्र है, इसे मिलाया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। और आज का जो अवध क्षेत्र है ये काफ़ी अलग है उस समय के अवध क्षेत्र से। उस समय के अवध क्षेत्र में बलिया से लेकर के पूरा आपका सीतापुर, लखीमपुर वगैरह का सारा क्षेत्र अवध में ही आया करता था, जबकि इलाहाबाद भी आज अवध के अंदर माना जाता है, मिर्ज़ापुर माना जाता है, भदोही माना जाता है और आजमगढ़ माना जाता है। ये सभी क्षेत्र तो थे ही, लेकिन इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर वगैरह का जो क्षेत्र था ये उस समय के अवध में नहीं था, ये डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था, मतलब कि ये आगरा प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। और बाद में आपको मैंने जो बताया सब कुछ वो इतिहास थी। और बाद में जब 1858 में लॉर्ड कैनिंग जब इलाहाबाद को आते हैं तो 1858 में ही दिल्ली डिवीज़न को भी अलग कर दिया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से। आपको बता दूं कि दिल्ली भी एक समय नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में ही हुआ करता था। और जब वो इलाहाबाद आए तो उसी समय इसका जो है टोटल पावर आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। और इसी कारण से इलाहाबाद हाई कोर्ट जो 1868 में बना, ये पहले आगरा में बनने वाला था। आगरा से इसे शिफ्ट करके इलाहाबाद किया गया। और बाकी सब जो मैंने आपको बताया वही चीज़ थी। और फर्स्ट इलेक्शन जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो 1920 में करवाया जाता है, जो कि बाद में लखनऊ शिफ्ट हो गया। मतलब आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट हुआ उत्तर प्रदेश का पूरा पावर, और इलाहाबाद से फिर लखनऊ शिफ्ट हो गया 1920। मतलब 1877 में जो है वो आगरा से इलाहाबाद आया। और फिर इलाहाबाद से फिर 1921 आते आते टोटल पावर को लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि लखनऊ को इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उस समय जो लखनऊ जो अवध का एक कैपिटल माना जाता था, और अवध के साथ एक तरीके से अवध के लोग ये देख रहे थे कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। इनजस्टिस इस तरीके से हो रहा है क्योंकि उनका तो कोई लेना देना था नहीं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस या किसी भी क्षेत्र से या फिर यूनाइटेड प्रोविंस से। उन्हें तो ज़बरदस्ती कंट्रोल किया गया और फिर बाद में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मिला दिया गया। फिर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। फिर बाद में सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस, फिर बाद में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो अवध के नवाब और अवध की जो जनप्रतिनिधि थी, जो जनता थी, एक तरीके से नाखुश थी कि उनको मिला क्या। उनको इस क्षेत्र में आने पे, अवध को यूपी में मिलाने से अवध की जनता को क्या मिला, उनको घंटा नहीं कुछ। तो एक तरीके से वो बहुत ही नाखुश थी, अवध के नवाब भी
जो तथाकथित ये थे, कठपुतली थे ब्रिटिश सरकार की, वो भी और अवध की जनता भी। तो इस चीज़ को खुश करने के लिए, अवध की जनता को मनाने के लिए लखनऊ इलाहाबाद से फिर बाद में लखनऊ पावर को शिफ्ट किया गया। नहीं तो आगरा, इलाहाबाद और कानपुर, बनारस और फिर आपका जो दिल्ली वगैरह का जो क्षेत्र था उस समय भी, आसपास का क्षेत्र, ये काफ़ी आगे थे। मेरठ वगैरह का क्षेत्र भी काफ़ी आगे था, लखनऊ तो कुछ था ही नहीं। लेकिन चूँकि लखनऊ पहले लखनऊ भी राजधानी नहीं थी अवध की, पहले फैजाबाद थी जिसे अभी अयोध्या कर दिया गया है। फिर बाद में अवध के नवाब ने लखनऊ शिफ्ट कर दिया राजधानी। तो इसी कारण से आप देखते हैं कि लखनऊ को जो है आज उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और आज भी आपको पता हो कि आज अब जो है जा कर के लखनऊ एक अच्छा शहर बन गया है, जो कि आज इलाहाबाद, कानपुर, बनारस तीनों से आगे निकल चुका है। लेकिन फिर भी आज आप अगर देखें गाज़ियाबाद का क्षेत्र, नोएडा का क्षेत्र, ये सब जो क्षेत्र हैं जो एक्सट्रीम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हैं, ये आज भी लखनऊ से आगे हैं। और लखनऊ को इसीलिए विकसित किया जा रहा है क्योंकि ये जो है प्रदेश की राजधानी, और प्रदेश की राजधानी ही यदि, क्योंकि कोई भी बंदा जब प्रदेश की राजधानी आएगा तो एक तरीके से वो प्रदेश की राजधानी पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए पूरा विकास किया जा रहा है लखनऊ का। नहीं तो लखनऊ पहले कुछ था नहीं। तो मैंने आपको इसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ा दिया कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश किस तरीके से बना, किस तरीके से 1805 में सीडेड एंड कॉन्क्यूर्ड टेरिटरीज बनी, उससे फिर बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी में मिलाया गया, फिर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बनी, आगरा प्रेसिडेंसी से नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को बनाया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के बाद अवध को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मिला दिया गया, दिल्ली डिवीज़न को अलग कर दिया गया, अजमेर, मेरवाड़ा और काकड़ी का जो क्षेत्र था उसे एक सेपरेट कमिश्नरशिप दे दी गई। और उसके बाद फिर जो है उसका नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध किया गया। फिर बाद में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम बदलकर केवल यूनाइटेड प्रोविंस किया गया। आगरा से पावर शिफ्ट इलाहाबाद हुआ, इलाहाबाद से फिर लखनऊ हुआ और आज भी लखनऊ है। फिर बाद में यूनाइटेड प्रोविंस के एक्रोनिम यूपी को रखने के लिए उत्तर प्रदेश नाम किया गया। और आप फिर बाद में जानते हैं कि 2000 में फिर उत्तराखंड के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से काटकर अलग किया गया। और आज भी यूपी में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफ़ी मांग करते हैं कि उसे उत्तर प्रदेश से अलग किया जाए। तो आगे भविष्य में देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होता है या नहीं होता है। हालांकि मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश का बंटवारा अगर कल को होता भी है तो उत्तर प्रदेश केवल 3 हिस्सों में बटेगा। एक पश्चिम क्षेत्र जो है उसे काट कर अलग कर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे जाट, गुर्जर और राजपूत, यादव सभी तरह के लोग हैं और उनका एक अलग कल्चरल है बाकी के उत्तर प्रदेश से। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में भी अलग अलग कल्चर है। तो चूँकि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले मांग नहीं करते, मांग करते हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले। तो हो सकता है उसे आज नहीं, हो सकता है उसे 20 साल बाद या फिर 10 साल बाद, जब भी वैसे सिचुएशन आएगी तो हो सकता है उसे अलग किया जाए। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्षेत्र नहीं उत्तर प्रदेश का कटेगा, वही आपका बुलंदशहर, मेरठ वगैरह का क्षेत्र कटेगा। फिर एक क्षेत्र जिसको मैं भी फेवर करता हूँ कि इसे एक स्टेट के रूप में बनाया जाए, वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है इसे सच में एक अलग स्टेट होना चाहिए। ये बुंदेलखंड और बुंदेली एक आपस में एक एथनिक ग्रुप है और बुंदेलखंड जो कि एमपी और उत्तर प्रदेश में बटा हुआ है, इसे काट करके फिर एक अलग स्टेट के रूप में बना देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैंने बुंदेलियों से बात की है, बहुत सारे बुंदेलियों से, तो इन लोगों का पक्ष है ही नहीं। ये लोग खुद ही नहीं चाहते कि बुंदेलखंड एक अलग राज्य बने। तो जब बुंदेलखंड के लोग ही नहीं चाहते हैं कि बुंदेलखंड एक अलग राज्य बने,
तो फिर बाकी क्या कहना। हालांकि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनने से एक अलग पहचान मिलेगी बुंदेलखंड को, लेकिन उसी तरीके से विकास हो पाएगा बुंदेलखंड का, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से झारखंड विकास के मामले को देखकर अलग हुआ, लेकिन कुछ घंटा नहीं विकास हुआ। झारखंड आज भी बहुत ही ज़्यादा गरीब राज्य है। बिहार हमेशा झारखंड का बाप था और आज भी है। उसी तरीके से बुंदेलखंड का विकास होगा या नहीं होगा अगर वहाँ के नेतागण अच्छे रहे। और बुंदेलखंड का जो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सूखेपन की जो समस्या है बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा है। तो आज उत्तर प्रदेश में रहने के कारण वहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों का रेवेन्यू का पैसा भी बुंदेलखंड में जाता है, तो बुंदेलखंड का विकास हो पाता है। अगर बुंदेलखंड को अलग कर दिया गया तो फिर बुंदेलखंड केवल बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर ही निर्भर हो जाएगा। तो अपनी अपनी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और ये बुंदेलखंड के लोगों को निर्धारित करना है और निर्णय लेना है कि उन्हें अलग राज्य चाहिए या नहीं चाहिए। जितने भी बुंदेलियों से मैंने बात की है वो उत्तर प्रदेश की बुंदेलियों से बात की है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा। और जो मैंने कहा कि मैं बुंदेलखंड के क्षेत्र को पर्सनली चाहता हूं कि एक अलग स्टेट बने, मैं केवल इसे एक अलग पहचान दिलाने के पर्पस से बोल रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश में रहते हुए अगर इन्हें एक अलग पहचान मिल जाती है, बुंदेली का विकास होता है, तो फिर मैं भी बुंदेलखंड के विभाजन को प्रेरित नहीं करता हूं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं इस वीडियो को अब समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश। अंगिका भाषा जिंदाबाद। अंगिका भाषा बिहार और झारखंड के हिस्सों में बोली जाती है।